हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? सब सही है? बिल्कुल बढ़िया। तो चलिए, आज हम लोग एनिमल किंगडम को फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मैंने एनिमल किंगडम टॉपिक शुरू किया था और मैंने ये डिस्कस किया था, कुछ ज़्यादा नहीं बताया था, बस इंट्रोडक्शन दिया था कि बहुत सारे एनिमल्स हैं इस अर्थ पे और मोर देन यू कैन से 1.5 मिलियंस एनिमल्स हैं इस धरती पे। और उनको हमने रखा है कहा किंगडम एनिमेलिया या एनिमल किंगडम में, और फर्दर उनको हमने डिफरेंट फाइलम में क्लासिफाई किया उन सारे एनिमल्स को। क्लियर? और ऐसे तो आप कहो तो 35 फाइलम है, लेकिन मेनली है कितने? 11। ऑलवेज रिमेंबर। तो 11 जो फाइलम है वो इम्पॉर्टेंट है, उसी की हम लोग स्टडी करते हैं और वहीं से क्वेश्चन हमारे नीट में आने वाला है। तो फिर मैंने बस सिर्फ आपको फाइलम के नाम बताए थे और कौन कौन से उसमें एग्जाम्पल हैं वो थोड़ा सा डिस्कस किया था मैंने। तो उसी को आज कंटिन्यू करते हैं एनिमल किंगडम को। और आज मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा कि व्हाट वाज द नीड, जरूरत क्या है सारे एनिमल को डिफरेंट फाइलम में या डिफरेंट टैक्सोनॉमिक ग्रुप में। टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स आपने पढ़ा होगा, हायरार्की भी आपने पढ़ा होगा, जिसमें किंगडम होता है, फिर फाइलम आता है, फाइलम के बाद क्लास, फिर ऑर्डर, ठीक है ना, फिर फैमिली, फिर जीनस, स्पेसीज, है ना। तो बॉटनी पार्ट में आपको पढ़ाया गया होगा कि सारे टैक्सोनॉमिक ग्रुप हैं। तो किसी एनिमल को उसको क्लासिफाई करने की क्यों ज़रूरत पड़ी या उसके बारे में स्टडी करने की क्यों ज़रूरत पड़ी? या आप देखो कि जो भी एनिमल्स हैं उनमें कुछ कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं, तो उसको हम एक पार्टिकुलर ग्रुप में रखते हैं उन मेंबर्स को। जैसे हम लोग की बात करो मैमल्स की, तो सब में मेमोरी ग्लैंड है, बॉडी ऑन हेयर है, सबके अंदर डायफ्राम है जो लंग्स के नीचे रहता है डायफ्राम। तो इस तरह से फिर 7 सर्वाइकल वर्टिब्री है। तो बहुत सारे कुछ कॉमन कैरेक्टर्स हैं। सबसे ज़्यादा हम लोगों में बैकबोन है, सारे मैमल्स में क्या है? बैकबोन है। क्लियर? तो इसको वर्टिब्री बोलते हैं, तो बैकबोन है। तो इस तरह से अगर कुछ या जो भी ऑर्गेनिज्म है या एनिमल्स हैं जिनमें कुछ सिमिलरिटी मिलती है, उनको हम एक ग्रुप में, पार्टिकुलर ग्रुप में रखते हैं। तो हमें क्लासिफिकेशन की क्यों ज़रूरत पड़ी? क्लियर? तो क्लासिफिकेशन की इसलिए ज़रूरत पड़ी कि अगर देखो कोई नया मिलता है एनिमल, सपोज कोई एक जानवर हमें दिखा, तो पहले तो हमें पता चल गया अच्छा ये किंगडम एनिमेलिया का है। या कोई प्लांट मिला तो हमें पता चल गया अच्छा ये किंगडम प्लांटी का पौधा है या प्लांट है। उसके बाद उसके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, तो हमने क्या किया, एक ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए तो हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि पार्टिकुलर एक ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में हमारी ये मदद करता है। क्योंकि हमारे पास पता है इतने सारे फाइलम हैं, तो जो ऑर्गेनिज्म नया हमने देखा उसमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं, क्लियर, और किस फाइलम को बिलोंग कर सकता है, फिर वो किस क्लास का हो सकता है, किस ऑर्डर का हो सकता है, किस फैमिली का हो सकता है, किस जीनस का हो सकता है, किस स्पेसीज का हो सकता है ना। तो इस तरह से हमने क्लासिफाई क्यों किया? क्योंकि हमें, और आप कह सकते हो उसकी ज़रूरत क्यों थी, क्लासिफिकेशन की नीड क्या था? तो पहला, किसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में, वेदर इट इज़ प्लांट और एनिमल, हमें मदद मिलती है। अगर यहाँ हम एनिमल की बात करें तो टू आइडेंटिफाई एंड एनिमल स्पेसीज, तो उस एनिमल स्पेसीज को आइडेंटिफाई करना, उसको पहचानने में क्लासिफिकेशन जो है हमारी मदद करता है। क्लियर? फिर क्या है कि उसमें बहुत सारा हम कंपेयर कर सकते हैं किसकी इवोल्यूशन कहाँ से हुई है, ठीक है ना। तो जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, तो हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी देखते हैं। क्लियर? तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं हम किसी ऑर्गेनिज्म के साथ उसका। फिर तीसरा है कि उसको किस टैक्सोनॉमिक ग्रुप में हम रख सकते हैं, ये भी हमें हेल्प मिलता है जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन करते हैं या उसकी स्टडी करते हैं प्रॉपर। तो देखो, तो नीड इसलिए पड़ी थी कि उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको पार्टिकुलर ग्रुप में रखने के लिए। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें ज़रूरत पड़ी क्लासिफिकेशन करने की। क्लियर? तो थोड़ा सा बेसिक ये मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था। तो नीड क्यों है?
तो नीड वही आइडेंटिफिकेशन के लिए, वो आप पेस का मॉड्यूल पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि एनिमल सिस्टमैटिक्स के क्या गोल है, इस हेडिंग से इन्होंने लिखा हुआ है और उसको आप कोरिलेट कर सकते हो कि ज़रूरत क्यों पड़ी हमें क्लासिफिकेशन की। तो एक टर्म यहाँ पे आता है जैसे टैक्सोनॉमी, एक टर्म आपने पढ़ा होगा टैक्सोनॉमी। So what is taxonomy? So taxonomy, it is the branch of science. It is the branch of science that deals with identification, nomenclature, and classification. Classification of organisms. तो देखो हम क्यों, तो टैक्सोनॉमी एक ब्रॉडर टर्म है और एक ब्रांच है साइंस का जिसमें हम किसी ऑर्गेनिज्म का, प्लांट है, एनिमल है, तो उसके आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, नोमेनक्लेचर उसका नाम रखने के लिए, क्योंकि हो सकता है जैसे आम, मैंगो, तो मैंगो क्या है, हो सकता है हर जगह उसको मैंगो ना कहते हो, क्लियर, या आम हिंदी में बोल रहे हैं, आम नहीं कह सकते हर जगह, तो उसके लिए साइंटिस्ट ने उसका साइंटिफिक नेम रखा जो ग्लोबली एक ही है, जैसे मैंजीफेरा इंडिका, तो मैंजीफेरा इंडिका इज द साइंटिफिक नेम फॉर मैंगो। तो पूरे वर्ल्ड वाइड ग्लोबली क्या है, वही नाम है आम का या मैंगो का, क्लियर। तो किसी भी प्लांट का या किसी भी एनिमल को उसकी आइडेंटिफिकेशन करना, उसका नाम रखना, उसको क्लासिफाई करना, किस किंगडम का है या किस फाइलम का है, किस क्लास का है, किस ऑर्डर का है, किस स्पीसीज का है, किस जीनस का है, तो इस फॉर्म में आप उसको रख सकते हैं। तो उसके लिए टैक्सोनॉमी, और एक टर्म आता है दैट इज सिस्टमैटिक्स, एक टर्म है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स इज व्हाट? सिस्टमैटिक्स इज आइडेंटिफिकेशन प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो आइडेंटिफिकेशन करना, उसको पहचानना, और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, दैट इज द सिस्टमैटिक्स, क्लियर। तो टेक्सोनॉमी के अंदर ही सिस्टमैटिक्स आ गया, तो टेक्सोनॉमी एक ब्रॉडर टर्म हो गया और उसके अंदर आया सिस्टमैटिक्स। तो अब नीड क्यों पड़ी, तो नीड हमने पहले भी डिस्कस किया था, आइडेंटिफिकेशन करने के लिए उसका प्रॉपर नाम रखना, क्योंकि अगर आप नाम नहीं रखोगे तो हर जगह उस ऑर्गेनिज्म या एनिमल है या प्लांट है उसको अलग अलग नाम से लोग पुकारते हैं, तो इट क्रिएट्स लॉट ऑफ कंफ्यूजन। सो दैट्स वाई नोमेनक्लेचर जरूरी है, क्लासिफिकेशन उसका करना है कि कहाँ पे आता है, वो किस हायरार्की में कहाँ पे आएगा। तो इस तरह से जरूरत पड़ी हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन के लिए। तो एक टर्म वहाँ पे लिखा हुआ है, जब आप पेस का मॉड्यूल पढ़ेंगे, ये सब मैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि वो पेस का जब आप थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे मॉड्यूल से, तो आपको कोई टर्म कन्फ्यूजन ना हो, ऐसे आपको ये बोटनी पार्ट में पढ़ाया गया हुआ है, क्लियर। तो बोटनी पार्ट में जस्ट मैं रिवाइज कर रहा हूँ इन टर्म्स को। तो इस तरह से है टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स। एक टर्म आएगा हायरार्की। व्हाट इज हायरार्की? तो जब आप पेस का मॉड्यूल पढ़ेंगे तो एक टर्म और आएगा हायरार्की, क्लियर। तो मैं जल्दी थोड़ा सा रब करूंगा, आप पॉज करके नोट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। उसके बाद मेन इज हायरार्की, हायरार्की इज बेसिकली अरेंजमेंट, ऑलवेज रिमेंबर इट इज अरेंजमेंट, किसी भी चीज की अरेंजमेंट। देखिए क्या है अरेंजमेंट, अब वो अरेंजमेंट हायर टू लोअर हो सकता है, हायर टू लोअर हो सकता है किसी चीज का अरेंजमेंट,
या लोअर टू हायर हो सकता है। दैट इज द बेसिकली मीनिंग, अगर आप समझो हायरार्की की, दैट इज द अरेंजमेंट। अगर साइंटिफिकली और बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ेंगे व्हाट इज हायरार्की, सो इट इज द taxonomical classification of organisms on the successive level of complexity, मतलब क्या है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का अरेंजमेंट करना, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन करना ऑर्गेनिज्म का, किसके लेवल पे सक्सेसिव लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, किस तरह से कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है, उसके बेसिस पे किसी भी ऑर्गेनिज्म का टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन करना। फॉर एग्जांपल, आपने एक हायरार्की पढ़ा होगा जिसमें हायर लेवल पे होता है किंगडम, डिफरेंट हायरार्की लेवल है जिसमें आपने पढ़ा होगा किंगडम, बॉटनी पार्ट में किंगडम के बाद आता है फाइलम, देन क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, then genus and finally species। इस तरह के ये हायरार्किकल ऑर्डर है, हायरार्की की ऑर्डर है, जिसमें किंगडम हायर लेवल पे है बच्चों, ये हायर लेवल पे है, और जो स्पीसीज है दैट इज ऑन लोअर लेवल, ये लोअर लेवल पे है। कैसे याद करोगे आप इसको? याद करने में कंफ्यूजन होती है, तो मैं एक आपको ट्रिक देता हूं जिससे आप कभी नहीं भूलोगे। कैसे याद रखना है? तो याद रखना एक सेंटेंस है, यहां मैं वो सेंटेंस लिख रहा हूं, किंग, एक कोई राजा है, किंग प्लेज चेस ऑन फैट गर्ल स्टोमक। अब आप कहोगे कि सर ने तो गर्ल की स्पेलिंग गलत लिख दी। नहीं, मैंने जानबूझ के जीई लिखा है, जीआई नहीं, जीई। देखो इसका भी कुछ सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है। कैसे आपको याद रखना है? किंग से याद रखना है आपको किंगडम, इसलिए याद हो जाएगा आपको। तो किंगडम जो कि हायर लेवल पे है, उसके बाद पी फॉर फाइलम, प्लांट में यहीं पे डिवीजन होता है। चेस के सी से क्लास, ओ फॉर ऑर्डर, एफ ए से फैमिली, फॉर फैमिली, गर्ल के जीई से जीनस, एंड एस से बच्चों स्पीसीज। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, कभी कभी पूछते हैं तो इस तरह से आप हायरार्की याद कर सकते हो। सो किसी फॉर्म में अरेंज करना, दैट इज द हायरार्की। अब जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाते हैं, कैरेक्टर्स बढ़ते जाए, कॉमन कैरेक्टर्स बढ़ते जाएंगे, मतलब स्पीसीज में ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे। समझ रहे हो आप? तो स्पीसीज में हमेशा याद रखना, लोअर जैसे जाते हैं आप, कैरेक्टर्स भी ज्यादा कॉमन आपके होते जाएंगे और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। कॉम्प्लेक्सिटी क्यों? क्योंकि देखो स्पीसीज का आप मतलब जानते हो, स्पीसीज का मतलब होता है व्हेन टू मेंबर्स कैन interbreed and produce a fertile offspring, then
दे बिलोंग टू सेम स्पेसीज। कोई दो मेंबर है, सपोज करो, वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, मेटिंग कर सकते हैं, कॉपुलेशन कर सकते हैं, और उसके बाद फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग अगर वो प्रोड्यूस करते हैं, मतलब उनके बच्चे भी फर्टाइल है, वो भी ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर पाए, देन दिस टू ऑर्गेनिज्म और दिस टू एनिमल बिलोंग टू सेम स्पेसीज। जैसे दो डॉग हैं, ठीक है, दो डॉग हैं, वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, तो वो आपस में एक स्पेसीज हो गए, डॉग की स्पेसीज हो गई। ज़्यादा डिटेल में मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये बॉटनी का पार्ट है, आपको डिस्कस किया गया होगा। तो जब मैं सारा कुछ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि ये बेस के थ्योरेटिकल पार्ट में एनिमल किंगडम में कुछ कुछ चीज़ें ये दी हुई है, सिस्टमैटिक, टैक्सोनॉमी, ये सब, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, हायरार्की, इसीलिए मैं सब ये वर्ड यूज कर रहा हूँ कि एक बार आपको रिवाइज करा दिया जाए। अदरवाइज ये एनिमल किंगडम से इम्पॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। ये बॉटनी पार्ट में जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये सब लिविंग वर्ड टॉपिक है, उसमें थोड़ा बहुत ये वर्ड आते रहते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, वो थोड़ा सा मैं रिवाइज करा रहा हूँ आपको। तो ये चीज़ें समझ में आ गई आपको। यानी टैक्सोनॉमी एक ब्रांच है जिससे आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ये सब स्टडी करते हैं हम। तो नीड जो थी एनिमल किंगडम में ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट फाइलम में क्लासिफाई करने की, वो नीड, ज़रूरत ये थी जिससे कि अगर कोई नया ऑर्गेनिज्म हमें मिले तो हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर पाएँ, क्योंकि हम उससे उसके कैरेक्टर्स को मिलाएंगे दूसरे फाइलम के मेंबर से। अगर जहाँ पे वो ज़्यादा कैरेक्टर उससे मिलते जुलते हैं, हम उसको उस फाइलम में रख देंगे। समझ रहे हो आप? तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ी किसकी? क्लासिफिकेशन की। तो ये चीज़ बातें हुई, तो बस ये बेसिक मैंने रिवाइज कराया है आपको। उसके बाद आप पढ़ोगे पेस के मॉड्यूल में, तो लिखा हुआ है एनिमल सिस्टमैटिक्स हैज़ 3 गोल्स। एनिमल सिस्टमैटिक्स मतलब एनिमल, आपको पता है एनिमल, एंड सिस्टमैटिक्स मीन्स उसका आइडेंटिफिकेशन और उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो हमने पढ़ा, उसके क्या गोल हैं। एनिमल सिस्टमैटिक्स का मतलब कि जब हम सिस्टमैटिक्स का यूज एनिमल के केस में करते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज एनिमल सिस्टमैटिक्स। मतलब उस किसी भी ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन और उसके इवोल्यूशनरी हिस्ट्री या इवोल्यूशनरी स्टडी या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इज द सिस्टमैटिक्स और एनिमल सिस्टमैटिक्स, जब हम एनिमल के केस में पढ़ते हैं। तो उसके क्या गोल है एनिमल सिस्टमैटिक्स के, तो वो 3 पॉइंट लिखा हुआ है पेस के मॉड्यूल में, वो भी मैं एक बार आपके साथ डिस्कस कर लूँ। वही पॉइंट्स हैं जिससे कि आप अगर वो मॉड्यूल भी पढ़े तो आपको कोई डाउट ना हो। देखो, मैं वो चीज़ बताता चलूँगा, मैं अपना लेवल यहाँ से यहाँ तक लाऊंगा, जिसकी जितनी श्रद्धा है, जितना आपको सीखना है, जितना आपका लेवल है, जितना आपका टारगेट है, उस तरह से आपको वो चीज़ मेरे नोट्स से या मेरे क्लास से पकड़नी है। क्लियर? अगर आपको 300 नंबर तक लाना है तो इजीली आप सिर्फ एनसीईआरटी पार्ट में बताऊंगा कि बच्चों ये एनसीईआरटी का लाइन है और या एनसीईआरटी को हमने डिस्क्राइब किया है, उसका थोड़ा बहुत इधर उधर हम डिस्क्राइब करेंगे, उसके आसपास मैं उसको और इलेबोरेट करूंगा थोड़ा सा। तो अगर वहाँ तक है आप चाहते हो तो आप बिल्कुल एनसीईआरटी वाला पार्ट देखें। फिर उससे मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, अगर 300 से ज़्यादा 320, 340 तो एनसीईआरटी के बियॉन्ड हम जाएंगे कुछ चीज़ों पे, जिससे हो सकता है कि वहाँ से क्वेश्चन आ जाए। तो इस तरह से आपको, और ये भी होता है, बहुत नीट के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हो सकता है कि पेस के एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आ गए, या आप किसी अदर इंस्टीट्यूट का एग्जाम देते हैं उसमें क्वेश्चन आ जाए, या आप कोई बुक पढ़ते हैं या कोई 32 इयर्स करते हैं या क्वेश्चन बैंक करते हैं तो कुछ क्वेश्चन वहाँ से ऐसे आ जाए, तो आपको वहाँ भी वो क्वेश्चन सॉल्व हो पाए। इसलिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको पढ़ाऊँगा, लेकिन हाँ मैं जरूर बताऊंगा, थोड़ी सी बाउंड्री होगी, ये नहीं कि बहुत पढ़े जा रहे नहीं। वी विल डू ए स्मार्ट स्टडी, तो स्मार्ट स्टडी हम करेंगे, और तो इसलिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताऊंगा आपको, जिससे कि पेस या किसी इंस्टीट्यूट का एग्जाम में क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व करो, किसी बुक में या किसी क्वेश्चन बैंक में आपको क्वेश्चन मिल जाता है तो उसको आप सॉल्व कर पाओगे। लेकिन मैं बता दूंगा कि बच्चों ये कौन नीट पॉइंट है, पॉइंट ऑफ व्यू से है, कौन एनसीईआरटी है। तो एनसीईआरटी के बॉटनी पार्ट में ये सब चीज़ें मिल जाएंगी आपको एनसीईआरटी में, लेकिन आपको एनिमल किंगडम में ये सब पार्ट, ये सब चीज़ें नहीं लिखी मिलेंगी।
मैंने थोड़ा सा रिवाइज इसलिए किया क्योंकि हो सकता है बोटनी पार्ट से यहाँ से क्वेश्चन आ जाए या आपको हायरार्की लेवल रिमेंबर करने में मुश्किल होती हो, तो इसलिए मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज द गोल ऑफ एनिमल सिस्टमैटिक्स। तो जब सिस्टमैटिक्स यानी आइडेंटिफिकेशन और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब वो ऑर्गेनिज्म कहाँ से इवॉल्व हुआ हो सकता है, वो स्टडी अगर हम करते हैं एनिमल के केस में तो उसी को बोलते हैं एनिमल सिस्टमैटिक्स। ओके बच्चों, तो इसको रब करते हैं। मैं आता हूँ डायरेक्टली एनिमल सिस्टमैटिक्स पे। क्या है एनिमल सिस्टमैटिक्स? तो नेक्स्ट टर्म इज एनिमल सिस्टमैटिक्स। तो देखो नेक्स्ट टर्म जो है नेक्स्ट टर्म इज एनिमल सिस्टमैटिक्स। क्लियर? तो सिस्टमैटिक्स क्या है? सिस्टमैटिक्स व्हेन यूज्ड in case of animal systematic actually क्या है? when used in case of animal then it is called as animal systematics। तो इस टर्म का मतलब क्या होगा? सिस्टमैटिक्स मत रखो, ऐसे रखो जो आपको समझ में आए। एनिमल सिस्टमैटिक्स क्या है? when used in और सिस्टमैटिक when used in case of animal, तो उसको बोला एनिमल सिस्टमैटिक्स। एंड सिस्टमैटिक आप जानते हो दैट इज आइडेंटिफिकेशन प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो एनिमल सिस्टमैटिक्स के गोल क्या है? गोल्स ऑफ एनिमल सिस्टमैटिक्स, गोल्स ऑफ एनिमल सिस्टमैटिक। तो एनिमल सिस्टमैटिक के गोल क्या है? क्यों हम एनिमल सिस्टमैटिक यूज करते हैं एनिमल के केस में, किसके लिए, क्यों, इसकी जरूरत क्या है, नीड क्या है? तो देयर आर 3 गोल्स। फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन, फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन, फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल और आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल स्पीसीज। किसी एनिमल को आइडेंटिफाई करना, पहचानना, दैट इज द फर्स्ट गोल। सेकेंड, टू इवैल्यूएट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना मतलब कहां से देखना, कहां से वो इवॉल्व हो सकता है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब होता है बच्चों, आपको पता है फिश से इवॉल्व हुए हैं कौन? एम्फीबियंस। फिशेस से इवॉल्व हुए हैं कौन? फिशेस से इवॉल्व हुए हैं एम्फीबियंस। क्लियर? कैसे आप कोरिलेट कर सकते हो? तो फिशेस जो है वो रेस्पिरेशन करती है किससे? गिल्स से, आपको पता है। और एम्फीबियंस में एग्जांपल लो फ्रॉग का। तो फ्रॉग का जो लार्वा है, लार्वा इज टैडपोल। आगे और आपको क्लियर होगा क्या लार्वा है, क्या कुछ है। तो अभी समझो उसका जो लार्वा है दैट इज टैडपोल। मतलब आप बोल सकते हो जैसे ह्यूमन बींग्स में कोई लार्वा नहीं होता, जो हमारे में ऑफस्प्रिंग जो बच्चे होते हैं, पैदा होते हैं, वो बिल्कुल एडल्ट से मिलते जुलते हैं एक्सेप्ट साइज में एंड कलर में। तो यहाँ लार्वा नहीं है। लेकिन फ्रॉग के केस में फ्रॉग, एडल्ट फ्रॉग में और जो उसका ऑफस्प्रिंग हुआ वो लार्वा के फॉर्म में होगा, और उस लार्वा में और एडल्ट फ्रॉग में काफी डिफरेंसेस होंगे। क्लियर? तो लार्वा टैडपोल जो है, फ्रॉग का जो लार्वा है दैट इज टैडपोल, और ये टैडपोल रिस्पायर थ्रू गिल्स, ऑल्सो गिल्स से। तो देखो एक कॉमन चीजें आपको एक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मिल रहा है यहाँ पे फिशेज एंड फ्रॉग में, कि फ्रॉग जो है वो फिश से इवॉल्व हुए हैं। पहले फिशेज आई, फिर उसके बाद फ्रॉग आया।
वैसे ही इवेल्युएशन करना इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का, कि जो नया ऑर्गेनिज्म हमारा मिला है वो किससे इवॉल्व हो सकता है, उसके कैरेक्टर्स स्टडी करना और उसको एक रिलेशनशिप बिठाना कि वो किससे इवॉल्व हुआ होगा। दैट इज ऑल्सो द गोल ऑफ एनिमल सिस्टमैटिक्स। थर्ड इज टू ग्रुप और यू कैन से टू पुट, टू मतलब रखना, टू ग्रुप और पुट एनिमल्स स्पेसीज या एनिमल स्पेसीज, टू ग्रुप और टू पुट एनिमल स्पेसीज इन हायरार्की ऑफ taxonomical groups, in hierarchy of taxonomical groups that convey evolutionary relationship। अब हमने जब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को इवैल्यूएट कर लिया तो उस ऑर्गेनिज्म को या उस एनिमल को एक पार्टिकुलर टैक्सोनॉमिकल ग्रुप में रखना। किसमें आएगा वो? किंगडम, फाइलम, किसमें आएगा वो? क्लास, ऑर्डर। ओके, और वो हमें एक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी बताए। तो इस तरह से पहले इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हमने देखा और उसके बाद उसको एक पार्टिकुलर ग्रुप में हमने रखा, पुट या ग्रुपिंग की उसकी, किसमें? टैक्सोनॉमिकल ग्रुप्स में। क्लियर? और उससे एक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी हमें पता चलना चाहिए। दैट इज द मीनिंग। ओके गाइस, सो इस तरह से जो पहला पैराग्राफ है आप पेस की मॉड्यूल में पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? अब एक पॉइंट लिखा हुआ है कुछ, अब उसके बाद एक नया सब टॉपिक या नया हेडिंग वहां लिखा हुआ है, जनरल फीचर्स ऑफ एनिमल्स के जनरल फीचर्स क्या होते हैं, तो वो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद जो मैं डिस्कस करूंगा वो मेनली आएगा एनसीईआरटी से और वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? तो ये थोड़ा सा आप देख लो। उसका जल्दी से मैं जनरल फीचर्स एनिमल का डिस्कस कर लेता हूं। क्लियर? तो नेक्स्ट इज जनरल फीचर्स ऑफ एनिमल, जो आपको पता भी है, बहुत कुछ पता है इसमें, थोड़ा सा जल्दी से 5 मिनट में हम रिवाइज कर लेते हैं इसको। तो जनरल फीचर्स ऑफ एनिमल, नेक्स्ट हेडिंग है जनरल फीचर्स ऑफ एनिमल। तो फर्स्ट फीचर इज एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर, मतलब काफी ज्यादा सेल होंगे उनमें, मल्टी सेलुलर, बहुत ज्यादा। मल्टी सेलुलर मीन्स मेनी सेल्स, एंड दीज आर यूकैरियोट्स। मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं ये। हमेशा याद रखना बच्चों, यू मतलब होता है ट्रू, यू मीन्स ट्रू, और कैरियोट्स बना है कैरियन वर्ड से। कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, तो यूकैरियोट्स में क्या होगा? ट्रू न्यूक्लियस होता है। एंड ऑल्सो अदर सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स क्या है? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, प्लांट के केस में क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, these all are cell organelles. Clear? तो cell organelles like mitochondria, Golgi bodies, endoplasmic reticulum, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इस सारे क्या हो गए? सेल ऑर्गेनेल्स हैं।
तो यही वर्ड मतलब हुआ मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स का। तो एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। सेकेंड पॉइंट इज व्हाट? एनिमल्स लैक सेल वॉल। इस तरह से लिख देते हैं, लैक। सेकेंड पॉइंट, लैक सेल वॉल। सेल वॉल इनमें नहीं होता, बस एक मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन। देन थर्ड पॉइंट, दे आर डिप्लॉयड। डिप्लॉयड को लिखते कैसे हैं? देखो 2n, डिप्लॉयड 2n, हैप्लॉयड सिंपली n। यहां पे लिख देता हूं, हैप्लॉयड मींस n। डिप्लॉयड मतलब होता है having two set of chromosomes, having two set of chromosomes। जैसे हम लोग भी क्या है? डिप्लॉयड है। ह्यूमन बीइंग क्या है? 46 क्रोमोसोम्स है हमने, 2 सेट। एक फादर की तरफ से आएगा एक सेट 23 का, दूसरा मदर की तरफ से आएगा, दैट इज 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो उसका मतलब हो जाता है डिप्लॉयड। सो हमारे में कितने हैं? 23 फ्रॉम फादर एंड 23 ऑल्सो फ्रॉम मदर। टोटल हो गया 26। तो 2 सेट हो गया क्रोमोसोम का, दैट इज द मीनिंग ऑफ डिप्लॉयड। अगर सिंगल सेट हो, दैट इज द मीनिंग ऑफ हैप्लॉयड। हैप्लॉयड, ओके। तो एनिमल्स आर जनरली डिप्लॉयड। तो ये हो गया। तो एक बार आप देख लीजिए, आप वीडियो पॉज करके नोट्स बना सकते हैं। क्लियर? तो थर्ड हो गया पॉइंट। उसके बाद एनिमल्स की न्यूट्रिशन की बात करें तो हेट्रोट्रॉफिक, these are heterotrophic, means do not manufacture their own food, they take food from others, so that is the meaning of heterotrophic. So these take food from other organism, और वो कोई मूड हो सकता है। जैसे हार्बीवोर्स आपने पढ़ा हुआ है, जो घास वास खाते हैं, जैसे रैबिट। कार्निवोर्स जो मीट खाते हैं, फ्लेश, ठीक है। उसके बाद ओमनीवोर्स, जैसे हम लोग सब कुछ प्लांट सोर्स भी लेते हैं, एनिमल सोर्स भी। तो ओमनीवोर्स या ओमनीवोरस। देन इस तरह से सारे पैरासाइट्स, कुछ पैरासाइट्स हैं, पिछली क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, जो होस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं, वहां से न्यूट्रिशन लेते हैं।